Hello students, welcome back to Rank Quiz। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आपके सामने दिख ही रही है आपको पीरियोडिक टेबल। आई एम श्योर आप में से सभी ने कभी ना कभी भी पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी। बचपन की क्लासेस में भी सिखाने लग जाते हैं पीरियोडिक टेबल, बहुत ही एसेंशियल है। आज हम इसके कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे एंड ये चैप्टर का मीनिंग क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपके क्लास 11th में, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें काफी टर्म्स है समझने वाली। सबसे पहली टर्म आ जाती है आपकी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, एलिमेंट्स का क्या मतलब है और पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल देखो कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अभी तक पूरे 118 एलिमेंट्स, पूरे के पूरे टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में एंड सभी डिस्कवर हो चुके हैं। अब सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखा जाए, राइट 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रखना कोई बच्चों का काम तो नहीं है। एक एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं याद करूंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, केमिकल प्रॉपर्टी अलग, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। कौन कैसी ऑक्साइड्स बनाता है, कौन कैसे हैलाइड्स बनाता है, कौन कैसी हाइड्राइड्स बनाता है, ये सब दिमाग में रखना इज अ वेरी बिग डील। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो 118 रैंडमली अरेंज्ड एलिमेंट्स थे उनको इस प्रकार की टेबल में उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया, जिसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। ये बहुत ही एसेंशियल है क्योंकि ये इस प्रकार से अरेंज्ड है कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल आपको कॉलम दिख रहा है इसको बोला जाता है ग्रुप, और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है इसे बोला जाता है पीरियड। तो एक ग्रुप में सभी की प्रॉपर्टीज, स्पेशली यहां से लेके यहां तक सभी की प्रॉपर्टीज होती है सेम। ये सेम प्रॉपर्टीज होने का रीजन क्या है, एक पीरियड में एलिमेंट्स होने का मीनिंग क्या है, ये सारी बातें आज के चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है क्लासिफिकेशन। अब जैसे पहले पुराने के जमाने में चलते हैं हम, पुराने जमाने में फॉर एग्जाम्पल जब केवल 31 एलिमेंट्स डिस्कवर थे इन अराउंड 1800s, तो इन 31 एलिमेंट्स को भी साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यार ये 31 एलिमेंट्स मुझे इस प्रकार से अरेंज करने की इनकी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ सकूं। ठीक है, अब मैं 31 की जगह राउंड फिगर 30 ले लेती हूँ। अब 30 एलिमेंट्स को अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो मैंने क्या किया, इनको ऐसे 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स में बांट दिया। 6 ग्रुप्स में बांटने के बाद मैंने हर ग्रुप में 5-5 एलिमेंट्स रख दिए, और इसमें क्या है बच्चा, ये जो हर ग्रुप में 5 एलिमेंट है, इनमें खूबी है कि इन पांचों की प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। सेम बात नहीं कर रही हूं, सिमिलर की बात कर रही हूं। मतलब कि इस ग्रुप का जो ये ग्रुप है इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज है, इसकी सिमिलर है, इसकी सिमिलर, इसमें सारे एलिमेंट्स के सिमिलर। तो इस प्रकार से अब मुझे एक एक ग्रुप से केवल अगर मैं एक एक एलिमेंट भी पढ़ लूं, है ना, एक एक एलिमेंट भी अगर एक ग्रुप से पढ़ लूं तो मुझे सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आइडिया लग जाएगा, और आइडिया लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक ग्रुप में है वो सिमिलर एलिमेंट्स है, जो दूसरे ग्रुप में हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिससिमिलर एलिमेंट्स। तो इसी वजह से हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। अब क्यों किया क्लासिफिकेशन, क्यों किया, क्योंकि बच्चा हमें उन एलिमेंट्स की क्या पता करनी है। जैसे कि मुझे कोई एलिमेंट का वायर बनाना है, अब मैं कौन सा एलिमेंट चुनूं। अब आप बोलोगे कि मैम आपके पास बहुत ज्यादा आयोडीन प्रेजेंट है, आप आयोडीन के वायर्स बना दो, क्या पॉसिबल है वो? नहीं। तो अगर मुझे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता होगी कि मैम वायर केवल उसकी बन सकती है जो कि डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं। अब इस सारी पीरियोडिक टेबल को देख के मुझे अगर पता है कि मैम इस ग्रुप में, इस रो में, इस पीरियड में डक्टाइल एलिमेंट्स है, तो मैं वहीं से एलिमेंट चूज करूंगी, कॉपर चूज करूंगी, एजी चूज करूंगी। तो मुझे इस रीजन की वजह से, ताकि मैं उनकी सही एप्लीकेशन कर पाऊं, तो मुझे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी है। ग्रुप्स में, पीरियड्स में क्लासिफाई किया। नेक्स्ट वर्ड देखो आपका आता है पीरियोडिसिटी। एलिमेंट्स क्या है ये भी जान लेते हैं। एलिमेंट्स क्या है, जो एक एक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, सिंगल एटम को बोला हुआ है एलिमेंट। ये दिख रहा है आपको इस पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, इसका मतलब है कि वो सिंगल एटम है। जैसे निकल का एटम, कॉपर का एटम, जिंक का एटम, तो सिंगल है, वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, उसको बोला गया है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट। अब नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का ये मतलब है कि साइंटिस्ट ने जब चालू किया कि एलिमेंट्स को मैं इस प्रकार से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम इस प्रकार से मैं अरेंज करता हूं, तो उन्होंने देखा
कि आफ्टर दिस अरेंजमेंट थोड़े समय के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। मतलब उन्होंने देखा कि जब सोडियम एकदम लिथियम के नीचे आता है, आफ्टर सम टाइम सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से सेम हो रही है। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थोड़े एलिमेंट्स को हमने जैसे ही जाना कि मैम अप्रोक्सीमेटली 18 एलिमेंट्स के बाद क्या हो रही है, या 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने देखा कि 2 एलिमेंट्स, कभी 8 एलिमेंट्स, क्या देखा उन्होंने, देखा कि कभी 2 एलिमेंट्स के बाद कभी 8, फिर दोबारा से 8, फिर 18, इस प्रकार से एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। 2 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट्स, फिर 8 एलिमेंट्स, फिर 18 एलिमेंट्स, फिर 18 एलिमेंट्स, इस प्रकार से प्रॉपर्टीज रिपीट होती हुई उनको नजर आई। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी। अब एक एक करके बात करते हैं, आपको एक पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है। अब ये पीरियोडिक टेबल बनाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, तो ये बच्चा क्रेडिट जाता है आपके दिमित्री मेंडलीव हैं, जिन्होंने 1834 से 1907 इनकी ये बर्थ डेट है, डेथ डेट है वैसे तो। ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीव को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को विजुअलाइज किया। सबसे पहले एलिमेंट्स को विजुअलाइज करने का क्रेडिट जाता है, तो वो जाता है दिमित्री मेंडलीव को। वैसे तो क्या हुआ था बच्चा, जैसे कि अगर हम 1800s की बात करें, 1800s में केवल 31 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। सिमिलरली 1865 की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। सिमिलरली फिर मैं 60s की बात कर लेती हूँ, 69 की बात करती हूँ, तो यहाँ पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। और आज तो हम जानते हैं कितने एलिमेंट्स डिस्कवर है, 118। तो धीरे धीरे इन एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ती गई, राइट, मात्रा बढ़ती गई, तो इनकी हमारे पास क्या हो गए, इतने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, सभी का हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो गया, ये समझने के लिए कि किस एलिमेंट्स, किस ग्रुप में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो एक एक करके हम चलते हैं। हम सबसे पहले दिमित्री मेंडलीव की बात करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट लाया था कि इस प्रकार से हम टेबल्स में अरेंज कर सकते। तो उनकी टेबल बच्चा इन 63 एलिमेंट्स से बनी हुई थी। क्या सभी को नजर आ रही है 63 एलिमेंट्स? दिमित्री मेंडलीव की टेबल में 63 एलिमेंट्स थे। उन्होंने इस प्रकार से टेबल को अरेंज किया था। उन्होंने बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको बोला पीरियड। क्या बोला? पीरियड, ये जो पिंक से है। सिमिलरली उन्होंने बोला कि जो वर्टिकल कॉलम है ये वाला, इसको बोला इन्होंने ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को बोला ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज को बोला उन्होंने पीरियड। उन्होंने इस प्रकार इनकी प्रॉपर्टी के अनुसार एलिमेंट्स यहाँ पे क्या किए, अरेंज किए। उन्होंने फिर उसके बाद कुछ कुछ जगहें बीच बीच में छोड़ दी। आपको दिख रही है, गैप्स छोड़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा जिनकी प्रॉपर्टीज दिमित्री मेंडलीव ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी टाइटेनियम जर्कोनियम की तरह होगी। सिमिलरली उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी आयोडीन की तरह होगी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे मैंगनीज, काफी इन्होंने क्या छोड़ दी थी, बीच में जगहें छोड़ दी थी। फिर यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली किसकी इक्वल थी, उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली यहाँ पे जो भी जगहें छोड़ी हुई उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं। ये हम पुरानी पीरियोडिक टेबल की बात करें, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू क्लास है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ओनली दिस रो इज योर मेटलॉइड एंड बाकी के आपके क्या हो गए, बाकी के हो गए आपके नॉन मेटल्स, राइट। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे। नंबर फर्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड इज आवर एटॉमिक रेडियस, जहां से सारे सवाल आते हैं। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करती हूं तो क्या है, ये मैंने एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिख दिए। एक ग्रुप की क्या खासियत होती है बच्चा, उसमें होते हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी खास बात होती है, ये एक ग्रुप की खास बात होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, होते हैं कि नहीं, जो होते हैं आपके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मैं बोलती हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि ये ग्रुप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1।
मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे होता है n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे होता है 1 शेल, जैसे कि हाइड्रोजन का यहाँ कितना शेल है, दिस इज द न्यूक्लियस, एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं नीचे चलती हूँ लिथियम के पास, तो लिथियम में हो जाता है n इज इक्वल्स टू 2, 2 शेल्स हो गए, तो शेल का नंबर बढ़ा, ठीक है, नंबर बढ़ा तो साइज भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है। अब सिमिलरली मैं नीचे और गई सोडियम के पास, ये n इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब है कि इसमें 3 शेल्स है, मतलब इसका लास्ट शेल है थर्ड, वहां पे फिर से कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सभी ने देखा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर साइज भी क्या हो रहा है, देयरफॉर साइज भी हो रहा है इसका इंक्रीज। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मैं नीचे जाई वैसे वैसे शेल्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ और आपका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में पता चला, इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस क्योंकि शेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, पहली चीज लर्न करी। दूसरी चीज लर्न करी कि एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिमिलर जैसे ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर हम इसको एक बारी छोड़ देते हैं 11th क्लास में, फिर हम यहाँ से पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है आपका ग्रुप 13, कौन सा 13 ग्रुप है, दिस इज योर 14th ग्रुप, दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17 एंड दिस इज योर 18th ग्रुप। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके 3 आ गए, यहाँ पे हो जाते हैं 4, यहाँ पे हो जाते हैं 5, 6, 7 एंड यहाँ पे ऑब्वियसली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये चीज समझ आई, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक एक शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो मैंने क्या सीखा कि जैसे जैसे मैं नीचे ग्रुप में जाती हूं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रुप में शेल इंक्रीज हो रहा है, इज इक्वल्स टू 1 शेल, 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल्स हैं, यहाँ पे 4 शेल्स हैं, सो ऑन। नीचे जाती हूँ तो शेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, बट सेम पीरियड में, जैसे कि ये वाले पीरियड की बात करती हूँ, सेकेंड पीरियड, इसको क्या बोलूंगी, सेकेंड पीरियड बोलूंगी, है ना। तो सेकेंड पीरियड में क्या होता है, शेल का नंबर सेम है बट क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिखाई दे रहा है, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3, 4, 5। तो क्या हुआ, ग्रुप में जब मैं नीचे जाती हूं तो वैलेंस शेल का नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, पर जब मैं पीरियड में जाती हूं तो शेल का नंबर सेम है। सेकंड पीरियड में 2 ही शेल्स है पर हर शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यहां तक सभी को समझ आया। अब देखो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सबसे छोटू होगा, राइट, ग्रुप वाइज की बात करते हैं, सबसे छोटा, फिर नीचे जाऊंगी लिथियम, उससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर नीचे जाऊंगी सोडियम, उससे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं क्या किया, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ग्रुप में जा रही हूँ, तो मेरा साइज क्या हो रहा है, साइज हो रहा है मेरा इंक्रीज। आई होप ये चीज समझ आए होगी। अब मैं पीरियड वाइज चलती हूँ, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, मैम 1 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इसके पास प्रोटॉन्स भी तो ज्यादा हो गए। जब मैं एक पीरियड में जाती हूं तो शेल का नंबर तो सेम है, मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 पीरियड की बात कर रही हूँ, है ना, n इज इक्वल्स टू 3rd पीरियड की जब बात कर रही हूँ तो शेल का नंबर यहाँ 3 ही है। कितना शेल का नंबर है, 3 शेल का नंबर है, राइट। बट इसमें प्रोटॉन्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर को बोलती हूँ। एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए आप सभी को। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से शुरू होती है तो ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर, हीलियम का सेकेंड एटॉमिक नंबर, कितना होता है हीलियम का सेकेंड, राइट। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, बेरिलियम इज 4, उसके बाद दिस इज 5 एटॉमिक नंबर, दिस इज 6 एटॉमिक नंबर, 7, 8, 9 एंड नियॉन का कितना हो जाएगा 10 एटॉमिक नंबर। इस प्रकार से आपको सभी के एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना। अब देखो यहाँ पे सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स है, मैग्नीशियम में 12 है। सिमिलरली एल्यूमिनियम में देखो,
एल्यूमिनियम में आपके कितने हैं? 13 प्रोटॉन्स हैं, तो साइज होता जाता है छोटा, दिख रहा है? साइज छोटा हुआ, फिर सिलिकॉन में और छोटा, फिर फास्फोरस में और छोटा, सल्फर में और छोटा, क्लोरीन में और छोटा एंड आर्गन में और छोटा। आई होप ये चीज समझ आए होगी। तो मैंने क्या बोला कि जब हम पीरियड में जाते हैं, अलोंग अ पीरियड मूव करते हैं, यहाँ पे अलोंग अ पीरियड मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज होता है आपका डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू, क्यों होता है डिक्रीज? ड्यू टू increased protons, increased number of protons। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या करते हैं? प्रोटॉन्स क्या करते हैं? शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और क्लोजली होल्ड करके रख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको और अपने पास स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, तो साइज हो जाता है छोटा। तो अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, अलोंग अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस। आई होप ये चीज समझ आए होगी। दिस इज द बेस्ट ट्रेंड टू रैशनलाइज दिस। क्या होता है कि यहाँ पे तो है आपका मैक्सिमम साइज, यहाँ पे है फ्रांसियम। फ्रांसियम है सबसे बड़ा एटम पीरियोडिक टेबल में, एंड सबसे छोटू एटम दिखाई दे रहा है, कौन सा है? सबसे छोटू एटम है आपका हीलियम का, दिखाई दे रहा है? हीलियम का सबसे छोटू एटम है। समझ आई ये चीज? तो इस प्रकार से साइज आपका इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन एंड लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे तो होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी अलोंग अ पीरियड तो इस साइड पे क्या होगा? इस साइड पे होगा डिक्रीज। आई होप ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आयोनिक रेडियस। ये भी बहुत बार आपके क्वेश्चंस आएंगे। आयोनिक रेडियस में क्या होता है कि जैसे ही ये एलिमेंट है फ्लोरीन, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई भी चार्ज किसी भी एलिमेंट पे आने का मतलब है कि वो कैसा हो गया? आयोनिक इन नेचर। फ्लोरीन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है तो कैसा हो जाता है वो? तो उसका मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आया। अब इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? रिपल्शन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है? साइज हो जाता है इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज होता है साइज। सिमिलरली सोडियम को अगर पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव भी क्या? आयन हुआ। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव किया, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही रिमूव किया तो इसका साइज क्या हो गया? छोटा। तो यहाँ पे साइज हो जाता है डिक्रीज। आया भी समझ आया होगा। जब मैं कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज होगा इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटू होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा आयन होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस F माइनस Ne N प्लस Na प्लस Mg2+, इन सभी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ये सारी की सारी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 6, 7, 8, 9, 10। कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। यहाँ पे सारी की सारी बच्चा आपकी 10 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज हैं। ठीक है, बट इनमें क्या है? सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। चेंज क्या हो रहा है? इन पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का साइन दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, जब सभी सेम इलेक्ट्रॉन्स है सब में, तो क्या होगा? जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है O2 माइनस, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इसका साइज क्या है? सबसे बड़ा। इस पे एक ही नेगेटिव चार्ज है तो इसका साइज उससे छोटा। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका मिडिल में साइज है। फिर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो और छोटू हो जाएगा। Mg2+ पे 2+ पॉजिटिव चार्ज है तो ये सबसे छोटू आयन है। आई होप ये चीज समझ आएगी। जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटू साइज। ठीक है, आयनिक रेडियस इस प्रकार से बढ़ता और कम होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एक डायग्राम से समझाऊंगी। ये है आपका एटम का डायग्राम। ठीक है, आयोनाइजेशन वो एनर्जी वो होती है कि मैं आउटर मोस्ट शेल से जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो ये निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगती है उससे मैं बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका ट्रेंड होता है एकदम ऑपोजिट टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑपोजिट टू एटॉमिक रेडियस आपको दिख ही रहा होगा, मतलब कि ऑपोजिट टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा कि हीलियम जो सबसे छोटू था उसका सबसे ज्यादा क्या है? उसका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। फ्रांसियम जो सबसे बड़ा एटम था
उसका लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, है ना। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। कैसे होता है ये? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अप एंड राइट। मतलब कि व्हेन आई एम गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, इजंट इट? बट व्हेन आई एम गोइंग अलोंग अ पीरियड, अब मैं एक पीरियड के अलोंग जाती हूं तो क्या होगा? एक पीरियड के अलोंग जाती हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, आप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप 1 का फ्रांसियम लिया। कौन सा लिया? ये ग्रुप 1 का फ्रांसियम है। अब मुझे पता है कि फ्रांसियम बिगेस्ट एलिमेंट है। इसमें कितने, बहुत सारे नंबर ऑफ शेल्स है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 शेल्स है तो इसका साइज बहुत बड़ा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन, बीच में प्रोटॉन है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो भी अट्रैक्शन है वो कितना है? लीस्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है इतना। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा नंबर 4 शेल पे, वो तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, ये वाला बहुत कम होगा, राइट। तो इसको बाहर निकालना क्या है? इजी है कि नहीं? जिसको बाहर निकालना इजी होता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लीस्ट होती है, इजंट इट? तो जितना बड़ा एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजी, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होगी? लीस्ट होगी। आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। अब देखो दूसरा हीलियम का एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। मैंने क्या बोला? हीलियम सबसे छोटू एलिमेंट है और छोटू एलिमेंट के साथ साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। मतलब कि इसकी कैसी है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? दिस इज योर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक चीज और बता देती हूँ, यहीं भी बता देती हूँ। s ऑर्बिटल में बच्चा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, इस प्रकार से बढ़ते हैं। p ऑर्बिटल, जो p सबशेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, s में होते हैं 2। सिमिलरली आपको अभी तक केवल s और p की ही बात करनी है इस टेबल में। इस बाकी हम d f की बाद में बात करेंगे। s एंड p समझ आया। अब p का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड का क्या मतलब है? कि जो मेरे p है उसमें 1 2 3 ऑर्बिटल्स है। अब जब इसमें 1 2 3 ही एटम्स है, ये कैसा है? हाफ फिल्ड है कि नहीं? तो हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है। दिस वाज योर p3 इज हाफ फिल्ड, p6 इज योर फुली फिल्ड, इजंट इट? तो फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ये दोनों की दोनों बच्चा होती है वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। कैसी होती है? स्टेबल। अब इन दोनों में से भी आपको डिस्कस करना है कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है तो दोनों ही स्टेबल, चाहे हाफ फिल्ड हो चाहे फुली फिल्ड हो, है तो दोनों ही स्टेबल, पर ज्यादा होती है फुली फिल्ड, फिर होती है हाफ फिल्ड। ये चीज समझ आई? ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। जो फुली फिल्ड होती है वो बहुत स्टेबल होती है। जो अगर मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं तो मैं कुछ नहीं चाहूंगी, ना मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहूंगी ना देना चाहूंगी, राइट। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई? ये बच्चा, ये इसकी इसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, क्योंकि ये चाहेगा नहीं मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये चाहेगा नहीं कि मेरे से इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। इसीलिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, आई होप समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इसका ट्रेंड देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा पीरियड है? सोडियम वाला। दिस इज n इज इक्वल टू 3 पीरियड। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? जो सोडियम है, आप देखो कि जैसे आप सोडियम से आर्गन की तरफ जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो एकदम से बहुत ज्यादा है सोडियम की, दिखाई दे रही है। 496 से 4000, एकदम 1000 गुना बढ़ गई, दिखाई दे रही है सभी को। सिमिलरली यहाँ पे देखो,
यहाँ पे मतलब 10 गुना बढ़ गई, 1000 गुना तो नहीं, 10 टाइम्स ये पूरी की पूरी इंक्रीज हुई है। फिर मैग्नीशियम में देखो इसकी थर्ड आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके हमें डायग्राम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, ठीक है। मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 और 2 होते हैं कि नहीं? सिमिलरली एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं? मैं सिर्फ एक ही शेल में दिखा रही हूँ, वैसे है तो ये थर्ड शेल, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाते हैं वैसे वैसे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वही उसका वैलेंस था, वही निकलेगा। फिर अगर उसके बाद और इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैग्नीशियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वही निकलेंगे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 तो आसानी से निकल जाएंगे, चौथा बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। सिमिलरली सिलिकॉन में फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5वां निकालने की बहुत आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फिर से क्या होती है? इंक्रीज होती है। फर्स्ट सबसे कम होती है, फिर सेकंड उससे ज्यादा, थर्ड उससे ज्यादा, फोर्थ उससे ज्यादा। आई होप ये चीज समझ आई होगी, थोड़ी सी आई समझ कि क्या आयनाइजेशन एनर्जी होता है? लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर भी डिपेंड करेगा। सोडियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। मैग्नीशियम ग्रुप 2 मतलब कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो तो आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। पर फिर भी फर्स्ट और भी आसानी से, सेकंड उससे मुश्किल है, थर्ड उससे भी मुश्किल है निकालना, ठीक है। बट फोर्थ निकालना तो बहुत गुना मुश्किल है। दिखाई दे रहा है 5 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पीरियोडिक आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड आप ग्राफिकली समझिए। देखो क्या है, दिस इज योर ग्रुप, दिस इज योर पीरियड 1 हाइड्रोजन हीलियम। कौन सा पीरियड है? ये नीचे बच्चा पीरियड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पीरियड 1 तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है कि नहीं? तो अलोंग अ पीरियड यहाँ पे आपको दिए हुए हैं सारी, अलोंग अ पीरियड, ठीक है, अलोंग अ पीरियड। सिमिलरली ये देखो, ये आपका सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आप देखो कि एक तरीके से तो इंक्रीज ही हो रही है कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड इंक्रीज हो रही है। लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, राइट, इंक्रीज हो रही है। बट आपको दिख रहा है कि कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, जैसे बोरॉन यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन क्यों है? इस ट्रेंड के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि मैम नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बढ़नी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी कम क्यों हुई? ये हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन, ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? एटॉमिक नंबर इज 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अब इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी तो क्या होगा? 1s2, 2s में 2, फिर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? केवल और केवल 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? दिस इज योर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? ये कैसा हो गया? दिस इज योर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अभी जो हाफ फिल्ड है ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? दिस इज योर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहां से आसानी से निकल जाएगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू, ये कैसा बन जाएगा? हाफ फिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन देते ही हाफ फिल्ड। तो ऑक्सीजन का कम होता है नाइट्रोजन से, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? हाफ फिल्ड शेल्स हैं, और यही और ऑक्सीजन के पास नहीं है। तो ऑक्सीजन रेडीली इजीली देगा नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला वैसे ही वो हाफ फिल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पी शेल में कितने रह जाएंगे? 1 2 3 रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? तो ये बन जाएगा स्टेबल। तो इसी कारण की वजह से बाकी एनोमलीज भी आपको देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, जिससे सोडियम, मैग्नीशियम देखो नीचे, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे देखो फिर से सल्फर एंड फास्फोरस के ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। तो आपको ये ट्रेंड्स क्या रहने चाहिए? ध्यान में रहने चाहिए कि ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज दिखती हैं, बट जनरल ट्रेंड ये है
कि along a period from left to right आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि मेरे पास जो एटम है, इस प्रकार से मेरा एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर लेने की क्षमता क्या है, इलेक्ट्रॉन को अंदर लेने की क्षमता, अपने पास लेने की क्षमता को बोलते हैं एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करना, एफिनिटी करना। ये कैसा है, इसका ऑर्डर फिर से किस प्रकार का है, किस प्रकार का आयनाइजेशन एनर्जी वाला ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि फिर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अप एंड राइट। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाऊंगी तो डिक्रीज होगी, और मैं अलोंग अ पीरियड जाऊंगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें हम ये वाले ग्रुप को क्या कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। याद है, हीलियम, नीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, राइट, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इनके पास क्या है, फुली फिल्ड शेल्स होते हैं, है ना, फुली फिल्ड शेल्स होते हैं, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना ही देते हैं। इतनी चीजें समझ आई, ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, इसीलिए अभी तक हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, एक एक करके सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगी। अभी सिर्फ ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं कि चलता क्या है, ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ऐसा क्यों होता है कि जब मैं अलोंग अ पीरियड जाती हूँ, हीलियम्स को ये तो मैं कंसिडर नहीं कर रही, 17th ग्रुप तक कंसिडर करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अलोंग अ पीरियड। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जैसे आप अलोंग अ पीरियड जाते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसका दूसरा नाम है जेड इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जो मैक्सिमम है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की क्या है बच्चा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन की। अंडरस्टूड। चलिए, अब आपके पास यहां तक का लेक्चर रखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं, n = 2। ठीक है, इनको मैं अरेंज करती हूँ पीरियोडिक टेबल में, जिस प्रकार से अरेंज है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 में आता है मेरा लिथियम, फिर आता है मेरा बेरिलियम, फिर आता है मेरा बोरॉन इन ग्रुप 13, ठीक है, फिर आता है मेरा कार्बन, फिर आता है मेरा नाइट्रोजन। मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या पूछा है इसने, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलोंग अ पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने सीखा था अलोंग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, isn't it? तो इसका मतलब मैम इसका ऑर्डर होना चाहिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, ये होना चाहिए ऑर्डर। बट एक्चुअली में क्या ऑर्डर होता है, लेट अस सी। एक्चुअली में क्या ऑर्डर होता है, ये है मेरा लिथियम, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2s1, ठीक है, फिर उसके बाद बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, उसके बाद बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 एंड 2p1, ठीक है। सिमिलरली कार्बन का क्या होता है 2p2, और सिमिलरली नाइट्रोजन का क्या होता है 2p3। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे। तो अब मुझे पता है लॉन्गर पीरियड इंक्रीज होती है, सबसे कम तो लिथियम की है, उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे ज्यादा होगी बच्चा बोरॉन और बेरिलियम को कंपेयर करो। बेरिलियम में क्या है, फुली फिल्ड है कि नहीं, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है 2s2। बोरॉन के पास एक p में इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी से p का इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, रादर देन बेरिलियम। तो यहाँ पे लिथियम के बाद बोरॉन आएगा, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिथियम की 2s1, फिर इसकी हो गई 2s2, ठीक है, बोरॉन की होती है 2s2 2p1, ठीक है, क्योंकि सेकंड पीरियड के हैं ये। तो बोरॉन आ गया, उसके बाद आएगा बेरिलियम, समझ गए। उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन सबसे पहले जाएगा, नाइट्रोजन देखो फिर से क्या है, हाफ फिल्ड है, दिखाई दे रहा है,
हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन, और कार्बन क्या है आपका, नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, कार्बन, फिर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। यहाँ पे मैम आपने तो बोला था अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों आया है, ये एक्सेप्शन इसलिए आया है मैम क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मैंने देखा कि P से जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा देन 2s2, है ना, 2s2 के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, वो फिर से अलोंग अ पीरियड क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछा हुआ नहीं है। तो आई वुड गिव दिस टू यू एज अ होमवर्क कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दिस इज वंस अगेन अ लेवल अप क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि अगर आपको अपनी तैयारी को लेवल अप करना है और इस प्रकार की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि नीट 2022 का भी क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जेईई एग्जाम्स में भी आते हैं, और ये सिमिलर क्वेश्चन बच्चा आपका सीबीएसई बोर्ड्स में भी आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू लेवल अप योर प्रिपरेशन, यू नो दैट यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जाके अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर या फिर एप्पल फोन में एप्पल स्टोर ऐप स्टोर पे जाके रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है, जहां पे सारे नोट्स जो भी मैंने आज आपको पढ़ा है वो अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही में आप वहां पे जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सीबीएसई, केवल सीबीएसई की जो बच्चा तैयारी कर रहा है सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत कंटेंट अनलॉक करने के लिए आपको ये वाला स्टेप, एक और स्टेप आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। फॉर मोर एडमिशन क्वेरीज यू नो कि आपको इस नंबर पे कॉल करना है। सारी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी 9116300300 पे। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय।